एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट्स बाय अशिता। तो आज हम कवर करने वाले फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है कि द प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है इज अबाउट द रेजोल्यूशंस ऑफ इंडियंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एग्जांपल समझो कि जैसे बुक होती है, ठीक है, सबके पास होगी। तो जो अपनी बुक खोलते हो तो आप देखते हो कि एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स वाला पेज होता है जहाँ पे शॉर्ट में एक हेडिंग टाइप में सारे चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं। ठीक है, कि जिनको हम डिटेल पढ़ने वाले हैं पूरा जो है बुक के अंदर। तो ऐसे ही रेजोल्यूशन क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को हाईलाइट करता है। ठीक है, जैसे कि सिक्योरिंग फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सिक्योरिटी, डिग्निटी टू ऑल सिटीजन। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं आर जस्टिसेबल इन नेचर। अब जस्टिसेबल इन नेचर से मतलब क्या है? पहले तो ये जान लो कि हमारी कितने फंडामेंटल राइट है, 6 है। ठीक है, जिनको हम डिटेल पढ़ने वाले हैं अभी नीचे। ठीक है, स्लाइड में 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं और इस 6 के 6 जस्टिसेबल इन नेचर है। मतलब अगर हमारे 6 फंडामेंटल राइट में से कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है किसी भी रीजन से, ठीक है, तो हम उसको हाई कोर्ट में जाकर या सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हैं? केस लड़ सकते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, यानी जस्टिस जो है हम डिमांड कर सकते हैं। इट मीन, देखो यहाँ पे मैंने लाइन डाली हुई है कि इट मीन्स दैट इफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन आर पर्सन आर वायलेटेड, शी और ही कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे गैल्विन ऑस्टिन ने बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है ये आता है इंडिपेंडेंस के टाइम से ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाद में आया, ये इंडिपेंडेंस के टाइम से ही आता है कि वहां पर उस टाइम पर लोगों ने डिमांड किया कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं जिस टाइप के राइट्स वो एंजॉय कर रहे हैं इंडिया में हम पर रूल कर, ठीक है, एज वेल एज इन देयर होमलैंड इंग्लैंड, उसी टाइप के राइट्स जो है हमें भी सेम टाइप ऑफ राइट चाहिए। ठीक है, सेम टाइप ऑफ प्रिविलेजेस वी वांट। ठीक है, तो इसी चीज, यही जो डिमांड थी इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो लीड कर रही थी बहुत सारे मूवमेंट्स, ठीक है, उन्होंने थ्रू वेरियस बिल और रिपोर्ट, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उनके सामने रखी। ठीक है, फर्स्ट जो हमारी बुक में दिया हुआ है दैट इज कॉमनवेल्थ बिल। ठीक है, इसमें खाली फंडामेंटल राइट स्पेसिफिक बताया, बट इसमें और भी डिमांड थी। जैसे कि पहली डिमांड ये थी कि जो इंडिया है, जो जितना भी कॉलोनी बना रखा है ब्रिटिशर्स ने, उस रीजन को जो है सेल्फ गवर्न करने दिया जाए। मतलब जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा ही शासन हो। बेसिकली डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, सेकंड डिमांड क्या थी? ये फंडामेंटल राइट्स, कि भाई जो यहाँ के लोग हैं इनके पास क्या हो, इनके कुछ राइट्स हो, ठीक है, जिनको जो है कोर्ट प्रोटेक्ट करे। ठीक है, जिनके लिए ये मतलब जस्टिस जो है मिले। ठीक है, थर्ड क्या थी? थर्ड डिमांड क्या थी? थर्ड डिमांड ये थी, सेकेंड हो गई फंडामेंटल राइट, फर्स्ट हो गई कि भाई सेल्फ गवर्न करने दिया जाए। ठीक है, थर्ड थी कि भाई इक्वालिटी हो। ठीक है, इक्वालिटी इन द सेंस क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों का शोषण हो रहा था। ठीक है, थर्ड डिमांड ये हो गई। इतना ही जानो, ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बस आपको फंडामेंटल राइट्स वाला पता होना चाहिए कि भाई कॉमनवेल्थ बिल आया था तो वहां पर भी जो है फंडामेंटल राइट्स जो थी उस चीज को क्या किया था? हाईलाइट किया गया था इस बिल के अंदर भी। तो उस टाइम पे क्या थे? 7 इंडिपेंडेंस के टाइम पे 7 फंडामेंटल राइट की डिमांड की जा रही थी। ठीक है, अब कौन कौन से थे? इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, इसको हम सब डिटेल में पढ़ने वाले, फ्री असेंबली, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, द बिल ऑल्सो हैड प्रोविजन फॉर राइट टू फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, इक्वल राइट टू यूज रोड। ठीक है, नेक्स्ट इज सप्रू रिपोर्ट। ठीक है, फिर सेकेंड आती है हमारी सप्रू रिपोर्ट। ये जो है एक कमिटी बैठाई गई थी 30 मेंबर्स की। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? सप्रू कमिटी कहते हैं। ये किसके नाम पे रखी गई थी? तेज बहादुर सप्रू जो इसके हेड थे कमेटी के। ठीक है, तो इन्होंने भी सजेशन दिए कि जो है 2 टाइप के राइट्स जो है होने चाहिए। एक जस्टिसेबल राइट्स मतलब जो कि जिसके लिए क्या कर सके? जस्टिस हो सके, जिनको प्रोटेक्ट करे हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, थर्ड रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, 1928 की। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी ये भी अंडरलाइन करती है नीड की भाई क्यों जरूरत है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब इंडियन जो थे वो क्यों डिमांड कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की? वो इसलिए डिमांड कर रहे थे भाई क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन वो झेल चुके, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, नॉट ओनली डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भाई कलर के बेसिस पे, जेंडर बेसिस, ठीक है, कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन, इतना डिस्क्रिमिनेशन वो झेल चुके थे कि दे वांट राइट्स। ठीक है, और जिनको लॉ प्रोटेक्ट करे। ठीक है, यानी जिनको हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट करे बेसिकली। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स इन डिटेल। ठीक है,
तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, इट मीन्स दैट ऑल सिटीजन आर इक्वल अंडर लॉ, दे हैव इक्वल द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, यानी कि सारे जो सिटीजन हैं वो कानून की नजर में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ना ही अमीर और गरीब का जो है भेदभाव है, ना ही जो है कास्ट के बेसिस पे जो है भेदभाव है, ठीक है, ना ही जेंडर बेसिस पे भेदभाव है, नहीं, सब लोग क्या है, इक्वल है। ठीक है, इन सबको हम अभी आगे डिटेल पे पढ़ने वाले हैं। माइनॉरिटीज आर अलाउड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देयर लैंग्वेज, यानी जो माइनॉरिटीज हैं, यानी कि जिनकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कम है बहुत ज्यादा, उन लोगों के पास भी क्या राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज जो है, जैसे आप देखोगे कि इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, जहां पे बोलते हैं ना कि पग पग जो है मिट्टी बदलती है, बोली बदलती है, लोगों का पहनावा बदलता है। ठीक है, तो लैंग्वेज भी हमें क्या है, बहुत सारी देखने के लिए मिलती है इंडिया। ठीक है, तो लोगों के पास क्या है, राइट है अपनी जो लैंग्वेज है उसको क्या करने का, कंजर्व करने का। जैसे कि आप देख भी रहे हो ये हिंदी और मराठी में जो अभी क्या चल रही है, वॉर चल रही है ना, कि भाई हम वहां पे हिंदी नहीं बोलने देंगे, मराठी बोलो, लोकल लैंग्वेज बोलो। तो किस लिए चल रही है, वो एक तरीके से माइंड लोगों का यही है कि जो हमारी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ठीक है, fundamental rights primarily protect individual and minority group from arbitrary prejudicial state action. Three of the articles have been designed to protect the individual against the action of other private citizens. मतलब 3 आर्टिकल्स जो कि डिजाइन किए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल्स को अगेंस्ट द एक्शन ऑफ अदर प्राइवेट सिटीजन, मतलब किसी और सिटीजन के एक्शन से। फर्स्ट क्या, अनटचेबिलिटी। ठीक है, यानी कि अगर कोई अदर पर्सन आपके साथ जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमन पार्क है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट कॉमन पार्क है, वहां पे आपको मना कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं भाई आप क्या हो, ब्लैक हो कलर में। ठीक है, इसको कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कि भाई आप तो काले हो, आप यहाँ पे आके नहीं खेल सकते, बट वो पार्क क्या है, कॉमन पार्क है, गवर्नमेंट पार्क है, वहां पर सब लोगों को अलाउड है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, उनसे केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब जो पुलिस है वो एक्शन लेगी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर, यानी कि फोर्सफुली आप किसी से काम नहीं करवा सकते। ठीक है, अनटिल अनलेस वो अपने मन से करना चाहे। ठीक है, तो फोर्स लेबर को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट इज fundamental right. There are two different mechanisms of enforcement of fundamental right. First, judicial review and second writs अगेंस्ट अ पब्लिक अथॉरिटी। अब देखो फंडामेंटल राइट्स को जो हम कह रहे हैं कि भाई हम प्रोटेक्शन चाहते हैं अपने राइट्स का, अब इसको इन्फोर्स करने के, लागू करने के 2 तरीके हैं। पहला जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, सेकेंड इज रिट्स। ठीक है, अब इन रिट्स को कौन इश्यू करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। ठीक है, अब किस आर्टिकल के अंदर आ रही है, आर्टिकल 32 जुडिशियल रिव्यू। बेसिकली जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हो गया कि भाई जो जुडिशरी है वो रिव्यू कर रही है केस को किसी भी। ठीक है, रिट्स क्या है, जब आप अपना केस जो है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर करोगे, तो जब अगर सुप्रीम कोर्ट को वो वैलिड लगेगा तो वो क्या करेंगे, रिट्स इशू करेंगे 5 टाइप की, जिसको हम 5 टाइप की रिट्स होती है, जिसको हम एंड स्लाइड में मैंने डाली हुई है, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स पे। अब पहले मैंने आपको क्या बोला, 7 होते हैं, अब मैं कह रही हूँ 6 होते हैं। तो जो 7th फंडामेंटल राइट है उसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया बेसिकली। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की जो कैटेगरी है उससे हटा दिया गया। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950, जब 1950 में जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम पे क्या थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, बट 44th अमेंडमेंट हुआ इन 1978। अब ये बहुत ह्यूज केस है। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जानना है तो आप जो है वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे क्रिएटर्स ने डाली हुई है कि क्यों 7th जो ये फंडामेंटल राइट था उसको हटाया गया था। ठीक है, अब क्या है, 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 44th अमेंडमेंट ने जो 7 फंडामेंटल राइट था हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 के अंदर हम क्या आता है, फर्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट आता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, आर्टिकल 14 स्टेट्स कि दैट स्टेट शुड नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। देखो आर्टिकल 14 में हमारा कहता है, 2 टर्म पे यहाँ पे हमें एम्फेसिस देना। फर्स्ट इज स्टेट शॉल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब कानून की नजरों में सब एक समान है। ठीक है, चाहे वो बहुत ज्यादा अमीर हो, चाहे वो बहुत ज्यादा गरीब हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कॉमन एक रिक्शा वाला हो। ठीक है, अगर कोई भी क्राइम कमिट करता है तो सबको एक जैसी सजा होगी। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है, जैसे कि डीटीसी बस है दिल्ली में, तो वहां पे आप देखोगे वुमेन के लिए क्या है, किराया फ्री है। ठीक है, मेट्रो में आप देखोगे तो वुमेन के लिए या फिर आप जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए क्या होती है, सीट रिजर्व होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आता है
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी के अंदर, कि भाई जो इक्वल्स हैं उनको इक्वल्स की तरह ट्रीट करना, और जो अनइक्वल्स हैं, ठीक है, यानी जिनके साथ जो है भेदभाव पहले से होता हुआ है, उनको थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी देना, ठीक है। बट अगर आप क्राइम सेंस में देखोगे तो क्राइम में भी क्या है ना, जो जैसे माइनर होते हैं, है ना, माइनर होते हैं जो लोग, यानी कि 18 से कम की एज वाले, अगर वो लोग, उनसे मर्डर हो जाता है, ठीक है, तो उनको सजा तो होती है, ऐसा नहीं है कि भाई कानून जो सजा नहीं देता, पर उनको फांसी जैसी या बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं दी जाती, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, एक माइनर है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एनी पर्सन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, रेस के बेसिस पे, कास्ट के, जेंडर के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इन जितने भी यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, टर्म्स लिखी हुई है, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। 15 के अंदर क्या है, ये प्रोहिबिट है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, अगेन अब ये जो यहाँ पे इन शॉर्ट लिख दिया है मैंने सारा, कि आर्टिकल 14 क्या गारंटी करता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समराइज कर लेते हैं यहाँ पे, आर्टिकल 15 जो है जितनी भी टर्म्स लिखे हुए हैं, चाहे रिलीजन है, चाहे वो जेंडर है, चाहे वो कास्ट है, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ है, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है प्रोहिबिट करता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16, जो कि राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब देखेंगे, गवर्नमेंट जितनी भी जॉब्स देती है उसमें आप कैटेगरीज देखेंगे जिनके लिए परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व होती है। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, चाहे वो ओबीसी हो, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस हो, SC ST हो, इन सब के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सीट रिजर्व करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 17, अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को एंड प्रोहिबिट करता है इसकी प्रैक्टिस एंड इन्फॉर्म, ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे भी आपके साथ जो है व्यवहार किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई पब्लिक वेल है, ठीक है, वहां पे आपको पानी पीने से मना किया जा रहा है, ठीक है, बल्कि वो किसी का कुआं नहीं है, ठीक है, अगर किसी का अपना कुआं है तो वो बेसिकली मना कर सकता है, बट अगर कोई पब्लिक है, कोई चीज गवर्नमेंट के द्वारा है, या कहीं मान लो कोई नदी बह रही है, अगर आप वहां से पानी पी रहे हो, कुछ भी अगर उस वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई आपको मना कर रहा है कि भाई तुमने इस पानी को क्या कर दिया, प्रदूषित कर दिया, ये जो पुरानी स्टोरीज हम सुनते हैं, तो इस टाइप की जो प्रैक्टिस है किसी भी फॉर्म में क्या है, प्रोहिबिटेड है, अगर आप करोगे तो आपके खिलाफ जो है एक्शन जो है गवर्नमेंट लेगी। नेक्स्ट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी को इन शॉर्ट में समझो, नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है डिटेल पढ़ेंगे डीपीएसपी, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये जो स्टेट है क्या करती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, ठीक है, इन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल यूपी है या जो है पंजाब है, ठीक है, जितने भी ये स्टेट्स हैं सब डीपीएसपी को फॉलो करते हैं, उनको इनको माइंड में रखते हुए भी जो है माइंड में रखते हुए जो है पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन परफॉर्म करता है, सिटीजन परफॉर्म करता है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज लाइक जैसे कि मॉरल वैल्यूज होती है ना किसी एक पर्सन की, ठीक है, इस टाइप से फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज में आती क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि अपने नेशनल जो फ्लैग है उसको रिस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है रिस्पेक्ट करना, जो हमारा नेशनल एंथम है उसको रिस्पेक्ट करना, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज लिखे हुए हैं, जो आर्टिकल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना, ठीक है, ये सब क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है किसी भी पर्टिकुलर सिटीजन की जो इंडिया में रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 टू 22 में है, ठीक है, ये भी क्या है, एक हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें मैंने समझाया था, तो मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, ठीक है, वो डिटेल आप वो वाली वीडियो जाके देखना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपको जो है आजादी है फुल्ली बोलने की, मतलब अगर गवर्नमेंट जो है कुछ भी ऐसा पॉलिसी बना रही है, कुछ भी ऐसा कर रही है जिससे आप दुखी हैं, या जिससे आप जो ये सोच रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है सही नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो गवर्नमेंट को, ठीक है, ये आपके पास फ्रीडम है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है, यानी कि बिना किसी जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से आर्म्स को कहेंगे इन हिंदी, बिना किसी अरे आम से याद कर लो, मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा, बिना किसी हथियारों के, हाँ बेसिकली बिना किसी हथियारों के जो है आप क्या हो सकते हो, पीसफुली असेंबल हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। अब आपने कॉलेजेस में देखा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होगी, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी से इतना समझ में नहीं आएगा, मैं कॉलेज एग्जाम्पल देखती हूँ, कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन होते हैं ना, तो इस टाइप से जो है आप एसोसिएशन बना सकते हो, ठीक है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, आप
इंडिया के अंदर किसी भी एक रीजन से दूसरे रीजन जा सकते हो, ठीक है। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप किसी भी पार्ट में जो है जाकर रह सकते हो, ठीक है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप जो है क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट इज आर्टिकल 20, 21 एंड 22, ठीक है। तो ये जो तीनों आर्टिकल है श्योर करते हैं पर्सनल फ्रीडम एक पर्सन की, ठीक है। Central to them, indeed central to all the fundamental. It is the right to life and personal liberty. No retroactive punishment. You can't be punished for something that was not crime, and when you crime when you did it. No double punishment. You cannot be punished twice for the same offense. No forced confession. देखो आर्टिकल 20 के अंदर तीन बातें आती हैं। पहला, अगर आपने कोई क्राइम नहीं कमिट किया तो उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज ये आती है कि भाई कोई भी जो है अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए आपको डबल सजा नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोर्ट ने आपको 3 साल की सजा सुनाई है तो उसको डबल नहीं किया जाएगा, 6 साल की नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर 3 साल की है तो 3 साल की रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज नो फोर्स्ड कन्फेशन, यानी कि जो पुलिस है वो आपसे दबाव बनाकर, ठीक है, आपसे कोई भी गलत कन्फेशन नहीं ले सकती, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है दैट ऑथराइजेज द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये जो स्टेट है भाई, सभी स्टेट्स जितने भी इंडिया में स्टेट्स है सभी स्टेट्स क्या करें, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करें बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन, जो ह्यूमन्स की तस्करी होती है इस चीज को क्या करती है, बैन करती है। आर्टिकल 24 जो है चाइल्ड लेबर, बेसिकली कि 14 से कम की जो एज के बच्चे हैं किसी भी हजारडस फैक्ट्री में जो माइनिंग की हो गई, जैसे माइनिंग होती है ना, कोल माइन, ये सब यहाँ पर जो है एम्प्लॉय ना हो। आर्टिकल 25 कहता है कि इंटाइटल्स ऑल पर्सन इक्वली टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेट रिलीजन, यानी कि भाई जिसका जो रिलीजन है वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन। आर्टिकल 27 जो है प्रोवाइड करता है दैट नो पर्सन शॉल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ व्हिच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटिंग पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी, यानी कि कोई भी पर्सन जो है टैक्स पे नहीं करेगा किसी भी रिलीजियस जो डोमिनेशन है, ठीक है, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट है उसके लिए, ठीक है। यानी कि जो स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल जो सरकार है बेसिकली वो किसी भी रिलीजियसली, ठीक है, यानी किसी भी एक रिलीजन के फेथ से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए कॉमन पीपल से टैक्स नहीं वसूल सकती, ठीक है। आर्टिकल 28 प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली देखो इस वाले आर्टिकल का मतलब ये है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है ना वहां पर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों की कोई भी जो रिलीजियस जो बुक्स हैं उनको नहीं पढ़ाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे हम जो है उर्दू वगैरह, मतलब उर्दू वगैरह तो पढ़ाते हैं बट रिलीजियसली बिल्कुल एकदम कि भाई आप सभी बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते उस चीज को पढ़ने के लिए, ठीक है। फोर्स करने वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्चरल एजुकेशनल राइट। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट having a distinct language, script और culture, it should have the right to conserve them। देखो तो जो चीज मैं पहले भी स्टार्टिंग में बता चुकी कि सभी लोगों के पास क्या है, राइट्स है कि वो अपने कल्चर स्क्रिप्ट को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट इज नो सिटीजन शॉल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट, ठीक है, यानी कि स्टेट के द्वारा जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें आप किसी भी पर्सन को, किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को डिनाई नहीं कर सकते उसके रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, कि भाई तुम्हारा रिलीजन ये है, तुम्हारा कलर ऐसा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते बेसिकली। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये तो मेरा लास्ट चैप्टर है, मेरा गला भी थक गया बोलते बोलते, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं वीडियो के बीच में ही कह रही हूँ कि सेशन को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि कैसा लगा आपको पूरा लेक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट रिट्स है हमारी हैबेस कॉर्पस, जिस रिट्स के बारे में बताई थी ना कि भाई अगर ये राइट्स तो हमने समझ लिए कि भाई हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बट हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इनको कैसे हम जो है, एक सेकेंड माउस दिक्कत कर रहा है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई जो रिट्स हैं इनका काम क्या है, कैसे ये हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। तो रिट्स बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजेस हैं वो इश्यू करते हैं जब हम अपील करते हैं अपना केस, उस पूरे केस को देखने के बाद, ठीक है। हैबेस कॉर्पस क्या है, टू हैव द बॉडी इशू रिलेटेड टू अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन और इम्प्रिजमेंट, यानी किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया है, ठीक है, जबरदस्ती डिटेन कर लिया गया तो उसके एक्शन लेते हुए हैबेस कॉर्पस जो है रिट्स इशू की जाती है। नेक्स्ट इज मैंडेमस,
वी कमांड डायरेक्टली अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी इट हैज फेल्ड टू फुलफिल, यानी कोई अगर गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल हो गया तो उसके खिलाफ आप मैंडेमेंट्स जो है इशू कर सकते हैं। आप नहीं इशू कर सकते, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस है वो इशू करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन, आप अपील कर सकते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुडिक्शन और एक्टिंग इलीगली। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि भाई जो लोअर कोर्ट है उसने पैसा वैसा खा लिया है, ठीक है, जो छोटे कोर्ट्स होते हैं बेसिकली, अगर आपको लग रहा है कि कोई धांधलेबाजी हुई है और आपका जो केस है, ठीक है, उस पर गलत जजमेंट जो है वो सुना रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं और जो वहां के जजेस होते हैं वो प्रोहिबिशन जो रिट है इसको इशू कर सकते हैं आपका जो पूरा केस है उसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है। सर्जरी जो रिट है, ट्रांसफर अ केस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट फॉर रिव्यू, ठीक है, जब कोई केस जो है लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट के लिए रिव्यू होता है तो हाई कोर्ट के जो जज है वो इशू करते हैं सर्जरी रिट, ठीक है, केस को रिव्यू करने के लिए। लास्ट है को वारंटो रिट बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पे जो एक पर्सन है, ठीक है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकता है कि भाई ये जो पर्सन है गवर्नमेंट में, अगर गवर्नमेंट में कोई पर्सन किसी भी पोजीशन पे है, ठीक है, आईएएस है, आईपीएस है, या और भी अदर इनकम टैक्स ऑफिसर है या कोई भी अदर पोजीशन पे है, तो आप ये चीज जो है क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई ये जो उसकी अथॉरिटी है ये क्या है, क्यों है यहाँ पर, ठीक है। अब क्यों है इन द सेंस क्या ये जो मतलब फिर जब धांधलेबाजी करते हैं ना, जो धांधलेबाजी करते हैं या फिर बहुत ज्यादा जो है करप्शन करते हैं लोग, तब जो है इस टाइप के रिट्स जो है इशू किए जाते हैं, ठीक है, बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी डाउट हो इस पूरे प्रेजेंटेशन में जो भी हमने पढ़ा है पूरा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कमेंट में इन इजी वे, ठीक है।